Hello, dear students. Welcome once again. In today's lecture is the continuation of the previous lecture, which was about the Anglo-Saxon period. एंग्लो-सैक्सन पीरियड के बारे में जो पहला अपना लेक्चर था उसमें हमने देखा कि एंग्लो-सैक्सन पीरियड जो है या ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसे हम कहते हैं, उस पीरियड की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया। तो काफी सारी चीजें उसमें मैंने आपको बताई थी, जैसे लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कैसे डेवलप हुई, और आपको याद होगी मेरे ख्याल से वो सारी बातें कि किस तरह से जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज का वो हुआ। और रोमन्स जो हैं वो कब आए थे इंग्लैंड में, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में रोमन्स आए थे। 54 बीसी में, 52 बीसी में अटैक हुआ था रोमन्स के द्वारा। उसके बाद फिर जो जर्मनिक ट्राइब्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिवाइज हो जाए अपना, पहले लेक्चर में जो बातें हमने की थी। द जर्मनिक ट्राइब्स, एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, दे केम। द नेम ऑफ इंग्लैंड वाज ब्रिटेन फर्स्ट, ब्रिटेनी, देन हाउ इट बिकेम इंग्लैंड। एंजल्स लैंड था ये पहले, उसके बाद ये इंग्लैंड वहीं से बना और इंग्लिश मैन भी वहीं से नाम आया है। तो ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। नाउ इन द सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था कि वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द वर्क्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है उसमें कौन कौन से वर्क्स हुए थे। अराउंड 549 से लेकर के और 1066 तक का पीरियड माना जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का और एंग्लो सैक्सन पीरियड का, फ्रॉम 549 टू 1066। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को, कि कितना इंटरेस्टिंग है इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज टू रीड इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज इन लिटरेचर यू रीड अबाउट different types of things like history also you read in literature। जैसा हमने पहले लेक्चर से लेकर के अब तक हम देख रहे हैं कि जो क्रोनोलॉजी है, जो ऑर्डर ऑफ किंग्स है कि कहाँ कौन से राजा थे पहले, उसके बाद फिर कौन से राजा है, उसके बाद फिर क्या हुआ, कब कैसे हुआ, ये सारा पढ़ना एक तरह से हिस्टोरिकल नॉलेज अपने को देता है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो कैसे हुए, इंसिडेंट्स कैसे हुए। उसके अलावा हमें बुक्स में कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिलती हैं, तो ये वाकई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है लिटरेचर पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही, और आप लोगों को भी डेफिनेटली लगना चाहिए। तो आप इसे एक बोझ की तरह न लें कि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हमें नेट की तैयारी करनी है, साथ ही साथ एंजॉय कीजिए इसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो लिटरेरी हिस्ट्री है उसमें जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स हैं वो अनोनिमस हैं, यानी उनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है कि कौन सा राइटर था और उसका नाम क्या था। हालांकि बुक्स जो है वो अपने पास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में अवेलेबल हैं। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मुख्य रूप से 4 तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट है दैट इज द एक्सिटर बुक, जिसका मैंने जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो में। एक्सिटर बुक, EXETER, एक्सिटर बुक है। सेकंड जो मैन्युस्क्रिप्ट अपने पास है वो है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, JUNIUS, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। और थर्ड जिसे हम वर्सेली बुक कहते हैं या वर्सेली मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट वन इज द बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। बेओवुल्फ का रेफरेंस मैंने आपको दिया था। बेओवुल्फ क्या है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि बेओवुल्फ जो है वो एपिक माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिक बेओवुल्फ को कहते हैं। और बेओवुल्फ के बारे में कुछ एक बातें अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 1990 में 1990 में बेओवुल्फ एक इतना इंपॉर्टेंट वर्क है। सबसे बड़ी बात बेओवुल्फ के बारे में ये कि ये शायद एकमात्र ऐसा वर्क है जो पूरा टोटली और मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में मिल गया है। बाकी जितने भी वर्क्स हैं वो मोस्टली दे आर नॉट in their original form
और सम पार्ट ऑफ मिसिंग डेफिनेटली। तो यहाँ पे 1990 में और इसको रीट्रांसलेट किया गया था दो राइटर्स के द्वारा, एडविन मॉर्गन और एक साइमस हाइनी के द्वारा। इन दोनों राइटर्स ने इसको मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड द सेकंड थिंग इज दैट देयर आर 3182 लाइंस इन इट। ये एक एपिक है, जैसा कि आपको बताया था मैंने। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है, इसकी स्टोरी जो है वो एक हीरो जो इसका है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो है इस बुक का, द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज ग्रेंडल। ग्रेंडल इसका हीरो है और ग्रेंडल जो है वो इसमें वो एक किंग भी है साथ में, एंड ही फाइट्स बैटल्स, वो युद्ध करता है। पहले जो उसकी फाइट है वो होती है एक मॉन्स्टर के साथ, एंड वन किंग इनवाइटेड हिम टू फाइट दैट मॉन्स्टर। एक राजा उन्हें इनवाइट करते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, एंड ही डिफीट्स दैट मॉन्स्टर, एंड आफ्टर किलिंग दैट मॉन्स्टर ही लेटर ऑन किल्स द मदर ऑफ द मॉन्स्टर एज वेल। देन पीपल बिकम वेरी हैप्पी एंड देन ही गोज बैक टू हिज स्टेट एंड ही स्टार्ट्स रूलिंग देयर। वो वहां पे राजा बन जाता है, वहां पे जाकर के वापस वो शासन करने लग जाता है। उसके बाद 50 साल के बाद, अराउंड 50 years later, he fights a fierce battle again with a dragon। तो यहाँ पे बहुत सारी बियोवुल्फ के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बियोवुल्फ में वो ड्रैगन के साथ भी फाइट करते हैं और ड्रैगन के साथ फाइटिंग में he is wounded mortally। तो बहुत ज्यादा उन्हें चोट पहुंचती है एंड फाइनली he dies। तो ये ग्रेंडल की जो कहानी है एपिक के रूप में, और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इट इज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। बेओवुल्फ को नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। One more thing I would like to tell you that in 2007 a film has also been made on Beowulf। 2007 में एक फिल्म आई थी Beowulf पे जो बेस्ड थी। Now in 1936 one very important critical work was done related to Beowulf। J.R.R. Tolkien was a writer. He delivered a lecture, and it is in the form of a lecture. He delivered a lecture, and the title of the lecture was Beowulf the Monster and Critics. So this is all we have to discuss about Beowulf. And next work of importance, there are a lot of important works, though we know that the writers of these works are anonymous. We do not have much information regarding them. The next book is Widsith, W-I-D-S-I-T-H, Widsith. This is again an important work, and it means far traveled. The meaning of Widsith is far traveled. So the next book or next work, the Exeter book, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है एग्जिटर बुक के बारे में। एग्जिटर बुक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जिटर बुक जो है वो एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें हमें बहुत सारे वर्क्स देखने को मिलते हैं, और उनमें जो वर्क्स में हम कह सकते हैं कि द सीफेरर है, द वाइफ्स लेमेंट है, हस्बैंड्स मैसेज है, ये सारी जो पोइम्स हैं या प्रोज भी इसमें है। तो एग्जिटर बुक जो है वो एक मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन, एक तरह से पोइम्स का और प्रोज का कलेक्शन है जिसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देयर आर अराउंड 95 रिडल्स एज वेल। उसमें करीब रिडल्स जिन्हें हम पहेली कहते हैं वो भी इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो रिडल्स भी इसमें उस समय पे दे वर रिटन, रिडल्स वर आल्सो रिटन एंड दे वर इन वॉग, दे वर वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एग्जिटर बुक के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इट इज वर्ल्ड्स प्रिंसिपल कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है इस नाम से कि ये वर्ल्ड्स प्रिंसिपल कल्चरल आर्टिफैक्ट है। यूनेस्को ने इसको इस रूप में रिकॉग्नाइज किया है। ओके, नेक्स्ट वर्क। So now we move on to the next work, which is the work, name of the work is Battle of Maldon। and आपको एक बात बता दूं मैं बीच में कि जब भी हम नेट की तैयारी की बात कर रहे हैं तो हमें इन सारे वर्क्स के राइटर्स के नाम अगर पता नहीं है तो कम से कम इनकी थीम हमें पता होनी चाहिए कि इनकी थीम क्या है। जैसे बैटल ऑफ मेल्डन है
तो इसकी जो थीम है दैट इज द थीम ऑफ अ हीरोइक डेथ ऑफ एन ईस्ट सैक्सन चीफ। एक ईस्ट सैक्सन चीफ है, उसकी मृत्यु के बारे में ये बैटल ऑफ मेल्डन लिखी हुई है। बीच में एक बात मुझे रिमाइंड हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुक ऑफ एग्जिटर जो है उसमें जो पोइम्स लिखी हुई हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ लेमेंट। तो जो एलिजिक फॉर्म जिसे हम कहते हैं उस फॉर्म में, एलिजिक फॉर्म में वो ज्यादातर पोइम्स लिखी हुई हैं। और एक बात बैटल ऑफ मेल्डन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज कॉल्ड द नेशनल एपिक ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन्स का जो नेशनल एपिक है उसे बैटल ऑफ मेल्डन कहा जाता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि बैटल ऑफ मेल्डन इज कॉल्ड द नेशनल एपिक ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। ओके, नाउ एग्जिटर बुक के बारे में हमने बात की थी कि एग्जिटर बुक जो है उसमें बहुत सारे वर्क्स का वो कलेक्शन है। तो उनमें जो वर्क्स हैं उसमें जैसे जो मेन वर्क है वाइफ्स कंप्लेंट है। वाइफ्स कंप्लेंट एक पोएम है जिसकी थीम क्या है, दैट थीम इज पर्सनल मिजरी। द हस्बैंड ऑफ द woman has left her and the wife is very miserable and she is crying and weeping and she is lamenting। तो एक तरह से वो विरह की जो कविता हम जैसे कह सकते हैं उस तरह की ये पोएम है। दूसरी जो पोएम है द हस्बैंड्स मैसेज जिसका नाम है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सीक्वल है, दिस इज अ सीक्वल टू द वाइफ्स कंप्लेंट। और इसमें हस्बैंड का जो रिप्लाई एक तरह से हम कह सकते हैं वो दिया गया है वाइफ्स कंप्लेंट को। नेक्स्ट पोएम इज द सी फेरर, और ये एक मोनोलॉग है, एक ओल्ड सेलर के द्वारा, एक नाविक के द्वारा बोला गया एक मोनोलॉग है द सी फेरर। And one another poem is the wanderer. This is also an expression of misery of a person after his lord's death। उसका जो मालिक है, उसका जो लॉर्ड है, उसकी डेथ के बाद जो wanderer है, he was a very happy go lucky kind of person। वो जैसे जिस तरह से हम कहते हैं कि wanderer का मतलब भटकने वाला, घूमने वाला, तो वो हैप्पी गो लकी पर्सन है, घूमना फिरना उसका शौक है और उसका जीवन बदल जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज लॉर्ड and he expresses his misery। So these are the things we have to discuss about the Exeter book। Now next we come to the very important work, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क है जिसे हम डियोर्स लेमेंट के नाम से जानते हैं, DEORLAMENT। डियोर्स लेमेंट इसका टाइटल है, हालांकि एक बहुत ही छोटी पोएम है, देयर आर जस्ट 42 लाइंस इन इट। और इसकी जो थीम है, द थीम ऑफ द पोएम इज अ कंप्लेंट ऑफ अ मिनिस्टर टू हिज लॉर्ड। यानी एक जो सेवक है वो अपने मालिक से शिकायत करता है। ये शिकायत जो है उस के रूप में इसमें बताया गया है। तो इसमें भी एलिजिक टोन्स हैं और एलिजी फॉर्म में ही ये पोएम लिखी गई है। सो सम अदर राइटर्स टू डिस्कस आर आल्सो देयर। कुछ अदर राइटर्स की भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिनमें बीड का नाम मैंने आपको पहले लिया था, जो फर्स्ट अपना वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, BEDE। बीड जो 8th सेंचुरी में, और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये जो बुक है इसको हम एक क्रोनोलॉजिकल बुक कह सकते हैं और एक तरह से पहला प्रयास कह सकते हैं हिस्ट्री को कलेक्ट करने का, हिस्ट्री को राइट करने का। और हिस्ट्री का जो एक डिस्क्रिप्शन है वो इस बुक में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट वन, हु कैन बी सेड टू बी द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कैडमन। कैडमन को हम मिस नहीं कर सकते, CADEMON। कैडमन को हम फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। देन साइनवुल्फ इज आल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट पोएट। नाउ जो राइटिंग्स हैं इसमें जो भी हम अब तक बात कर रहे हैं, तो एक चीज हमें लग सकता है कि क्या सिर्फ पोएट्री लिखी गई है, इसमें प्रोज नहीं लिखा गया है। यस, प्रोज हैज आल्सो बीन रिटन एंड पोएट्री एंड प्रोज बोथ आर रिटन एंड वी मे से दैट प्रोज इज अवेलेबल इन इवन ग्रेटर अमाउंट देन पोएट्री। पोएट्री से ज्यादा मात्रा में प्रोज जो है वो लिखा गया है, वो अवेलेबल भी है। प्रोज राइटर्स में जिसका नाम हम सबसे पहले लेंगे वो किंग एल्फ्रेड हैं, एल्फ्रेड द ग्रेट। तो एल्फ्रेड द ग्रेट जो हैं, ही वाज द किंग एंड अ प्रोज राइटर एज वेल। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है, ही ट्रांसलेटेड बीड्स हिस्ट्री फ्रॉम लैटिन।
बीट ने जो हिस्ट्री लिखी है वो लैटिन लैंग्वेज में थी और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है। लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है हालांकि ट्रांसलेशन की, लेकिन द लैंग्वेज विच वी कैन अंडरस्टैंड और एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज में उन्होंने और इसका ट्रांसलेशन किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये भी है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एनकरेज किया है यूज ऑफ ओल्ड इंग्लिश को। उन्होंने ओल्ड इंग्लिश को एनकरेज किया है। ओल्ड इंग्लिश को उन्होंने स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, और उन्होंने बताया कि स्कूल में ये जो ओल्ड इंग्लिश है वो पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जो है वो उन्होंने पहली बार उसकी इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने उसको स्कूल्स में पढ़ाने का आदेश भी दिया। हालांकि बाद में जो लेटर किंग्स थे उन्होंने ओल्ड इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। नाउ सम अदर वर्क्स दैट आर आल्सो देयर एंड बैटल ऑफ मेल्डन, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि इसे एंग्लो सैक्सन्स का एपिक कहा जा सकता है। ये इसकी जो थीम है वो एक किसी सैक्सन चीफ के डेथ पे लिखी गई थी और ब्रिन हॉक जिनका नाम था उनकी डेथ पर, और ये पोएम जो है वो लिखी गई है। हालांकि ये कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, द कंप्लीट बुक इज नॉट अवेलेबल, द फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, द एपिलॉग, दीज आर नॉट अवेलेबल। तो शुरुआत का और लास्ट का पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, बीच का हिस्सा हमारे पास अभी मौजूद है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स के बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए कि वो क्या है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स जो हैं वो उस जमाने की लिखी हुई जो बुक्स हैं उनमें उनका जो कलेक्शन है वो आज भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड 7 or 9 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर अवेलेबल नाउ। एक बहुत जो जरूरी एक चीज है, एक राइटिंग है, उसका नाम है ड्रीम ऑफ रूट। ओके, ड्रीम ऑफ रूट जो है ये जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन के बारे में है और इसमें जो रूट है दैट इज द सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो एक ड्रीम के बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति का जो ड्रीम है उसमें उसे क्रॉस दिखाई देता है। क्रॉस का जो सिंबल है जो हम जानते हैं, हम सभी देखते हैं, जिसपे क्रूसिफाई किया गया था जीसस क्राइस्ट को, वो that was very important at that time and many poems have celebrated the theme of crucifixion of Jesus Christ in their poetry, so that is also again very important। तो वहां पे ड्रीम ऑफ रूट जो है उसमें ड्रीम के बारे में बताया गया है जिसमें उसे पहले क्रॉस दिखाई देता है एंड देन he starts a dialogue with Jesus Christ, that type of poem it is। so ये कुछ एक बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा और अच्छे से समझनी है, इनको याद रखना है और इनके बारे में, हालांकि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमें इनकी इन डेप्थ पता होना चाहिए इनके बारे में। जैसे किसी वर्क के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसकी थीम क्या है, किसी बुक में कितनी लाइंस हैं, उस बुक में जैसे जो 597 में और सेंट ऑगस्टिन जो है वो इंग्लैंड आए थे और वो अपने साथ लेकर के आए थे रोमन कैथोलिक जो धर्म है, रोमन कैथोलिसिज्म को वो अपने साथ लेकर के आए थे। तो पैगन्स के बीच में और रोमन कैथोलिक्स के बीच में वहां पे एक तरह का स्ट्राइफ जो है वो होने लग गया था, एक संघर्ष होने लग गया था। तो उस इंग्लैंड में या ब्रिटेन में हम कहें, पहले जो कैल्ट प्रजाति थी वो अलग उनके डीटीज थे, उसके बाद जैसे जो रोमन्स आए वो क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए, उसके बाद रोमन कैथोलिसिज्म क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है। सेंट ऑगस्टिन जब आए तो उन्होंने उस पार्ट को बहुत ज्यादा और प्रमोट किया। तो नाउ थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसके बाद नॉर्मन्स जो हैं वो कब आए और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किसे कहते हैं। हालांकि हम इस पे एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि नॉर्मन्स जो हैं वो फ्रांस में एक जगह है नॉर्मंडी, वहां से आए थे। और नॉर्मन्स जो विलियम द कॉन्करर नाम से जिनको हम जानते हैं वो आए थे और उन्होंने जो गॉडविंसन
किंग था उसे हरा दिया था, और लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग उन्हें कहा जाता है, गॉडविंसन को, और उनको मार करके, उनको हरा करके, और जो विलियम द कॉन्करर है वो 1066 में और इंग्लैंड के राजा बन गए थे। उनको धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंग्लैंड पे और अपना अधिकार लगभग कर लिया था। तो इस जो वॉर उस टाइम पे हुआ, दैट इज आल्सो नोन एज वॉर ऑफ हेस्टिंग्स, उसे वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हेस्टिंग्स पे स्थान पे वो लड़ाई हुई थी, तो उसे वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी कहा जाता है। और विलियम, क्योंकि उस समय वो जीत गए थे, तो उन्हें विलियम द कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमने इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की, आपको इन चीजों को दोबारा देखना है, और प्रयास कर रहे हैं कि काफी इंटरेस्टिंग वे में, और आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से मैं चीजें आपको बता सकूं, और ज्यादा लेंथी पढ़ने की बजाय हम शॉर्ट में चीजों को और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस आगे भी हम देखते रहेंगे, और आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और till then, for the next video, wait and do study at home as well. Thank you.